नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स को अंतिम भाग में लेते हुए आज के वीडियो हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट संबंधित अधिकार हैं, इसके अलावा जो आर्टिकल 33 है, 34 है और 35 में जो मार्शल लॉ है और मार्शल लॉ और आपातकाल की स्थिति में क्या डिफरेंस है, उन सबको समझने की कोशिश करें। तो ठीक है दोस्तों, आज का अंतिम वीडियो फंडामेंटल राइट्स का, तो आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। तो आज के वीडियो हमारा जो टॉपिक है वो मूल अधिकार को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग जो जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने आर्टिकल 32 के तहत ये जाना कि भाई सुप्रीम कोर्ट को कुछ रिट अधिकार दिए गए संसद के द्वारा और हाई कोर्ट को भी, तो उसको हम लोग समझेंगे। 32 में सुप्रीम कोर्ट के रिट अधिकार से संबंधित बात की गई है और 226 में है जो हाई कोर्ट में रिट संबंधी अधिकार दिए गए हैं। तो ये जो भी अधिकार है दोस्तों, जो रिट संबंधित अधिकार है, रिट क्या है? एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं एक कानूनी दावा कह सकते हैं, या एक प्रकार से अधिकार टाइप कह सकते हैं, शासन में जो इंप्रूव करने के लिए जो अंग्रेजी शासन से संबंधित है। तो ये रिट क्या कह रहा है? एक प्रकार की शक्ति, सिंपल भाषा में कहते हैं एक अलग से शक्ति दी गई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कि कब किस प्रकार इस्तेमाल कर सकती है। जब हम लोग टाइप ऑफ रिट्स पढ़ेंगे तो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो रिट संबंधी जो अधिकार दिए गए 32 आर्टिकल 32 में जो प्रावधानित है वो है सुप्रीम कोर्ट के लिए और 226 है हाई कोर्ट के लिए। ठीक है ना, ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात आ जाती है कि रिट संबंधी जो प्रावधान होते हैं किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये प्रावधान है, संसद को ये अधिकार देता है, ऐसा संविधान है जो संसद को ये अधिकार देता है कि भाई रिट संबंधी प्रावधानों को बढ़ाया जाए, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास चाहिए और अन्य न्यायालयों को भी सूचित किया जा सकता है, मतलब ऐड किया जा सकता है, रिट संबंधी अधिकार दिए जा सकते हैं। स्वतंत्रता, अगर जब भारत 1950 स्वतंत्रता से पहले की बात की जाए तो उस समय सभी न्यायालयों के पास ना होकर रिट संबंधी अधिकार किसके पास थे? जो कलकत्ता है, बॉम्बे है, मद्रास न्यायालय, इन 3 न्यायालयों के पास रिट संबंधी अधिकार दिए गए थे। तो ये हो गई जनरल बात दोस्तों। अब बात आ जाती है कि रिट है, भाई रिट किस किस प्रकार के, ठीक है ना। तो रिट का अगर दायरे की बात कर लो, अगर टाइप ऑफ रिट्स आए उससे पहले और दायरे की बात कर लो, जो हाई कोर्ट के पास रिट है और एक सुप्रीम कोर्ट के पास रिट का अधिकार है, तो इन दोनों में फर्क बता देता हूं। जो दायरे की बात करें कि किसका दायरा विस्तृत है, किसके अधिकार रिट संबंधित अधिक है, अगर बात करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि 32 के तहत वो रिट जारी करता है, जो कि क्या है, केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित रिट जारी कर सकता है। केवल शब्द यूज किया गया है, केवल मूल अधिकारों से संबंधित रिट जारी करता है वो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के अलावा अन्य कार्य के लिए, अन्य कानूनी विधियां हैं उनके लिए अन्य शब्द का यूज किया गया है, अन्य कानूनी कार्रवाई के संबंधित अन्य कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से भी रिट का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए रिट का जो दायरा विस्तृत है हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास कम है, मतलब दोनों के कंपैरेटिवली रिट का अधिकार किसके पास ज्यादा है? हाई कोर्ट के पास। ठीक है ना, तो ये आराम से क्लियर हो गया होगा। अब बात आ जाती है कि रिट कौन कौन सी होती है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिट की बात करें तो रिट दोस्तों इन जनरली आर्टिकल 32 के तहत बात करें तो 5 प्रकार से रिट जारी की जाती है। तो रिट की बात करें, सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, मुख्यतः 5 कौन कौन से पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिच्छेद, उत्प्रेषण और अधिकार प्रचार। तो ये जो रिट संबंधी अधिकार हैं इसको हम लोग एक एक समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका क्या मतलब हो गया, ये किस प्रकार के रिट है? क्योंकि ये रिट तो दोनों जारी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है आप लोगों को, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हो गया स्वयं शरीर को प्रकट करना या उपस्थित करना। ये कुछ हिंदी शब्द की भाषा है, इसका मतलब ये हो गया अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो स्वयं शरीर प्रकट करने का या उपस्थित करने का मतलब ये हो गया कि भाई किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से उसे न्यायालय आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के अंतर्गत, कम से कम एक दिन रात की जो प्रोसेस होती है अपने पास रखने की कानूनी प्रक्रिया से पहले, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको स्वयं शरीर उपस्थित कराएं न्यायालय में। फिर न्यायालय डिसाइड करेगा कि भाई अगर ये अवैध रूप से या एक तरीके से बोल सकते हैं गलत तरीके से इसको गिरफ्तार किया गया है, तो उसे क्या है, स्वतंत्र कर सकता है,
समझ रहे हैं ना। तो ये इस प्रकार से है कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से या किसी प्रकार से गिरफ्तार किया जाता है तो उसे न्यायालय के सामने 24 घंटे में उपस्थित करने होना जरूरी होता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण से रीट से संबंधित प्रक्रिया है, समझ रहे हैं ना। तो ये व्यक्ति विशेष या निजी व्यक्तियों को छोड़कर बाकी में जारी की जा सकती है। क्लियर हो गया। जैसे सार्वजनिक है, प्रशासनिक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आराम से उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है परम आदेश। परम आदेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है, परम आदेश एक प्रकार से आदेश कर रहा है, ठीक है ना। एक आदेश दे रहे हैं कि हम आदेश देते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो न्यायालय है, जो अपने अधीनस्थ न्यायालय अन्य न्यायालय को आदेश देता है किसी भी कार्य से, जो कानूनी कार्य या ना करने या मना करने से संबंधित एक रिट जारी करता है, तो वो किस प्रकार की रिट होती है, वो परम आदेश रिट होती है। कि आदेश दिया जाता है कि आपने इस कार्य के लिए मना किया तो उससे संबंधित मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है। एक नोटिस किस प्रकार जारी किया जाता है, तो वो उसी प्रकार न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय, जो अन्य न्यायालय सार्वजनिक है, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि अधिकरण है, जो कानूनी न्यायालय हैं, उनको ये आदेश दिया जाता है कि भाई आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं या कार्य को न करने के लिए आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है, वो किस आदेश के थ्रू होता है, हम लोग परम आदेश के रूप में जाना जाता है। न्यायालय इसमें आदेश देता है कि आप लोगों को ये करना है अभी, ठीक है ना, जो कि सार्वजनिक न्यायालय में या कुछ निजी को छोड़कर इसमें जारी किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आ जाती है प्रतिषेध, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब ये हो गया रोकना। समझ रहे ना। लेकिन ये परम आदेश का एक दो पॉइंट और ऐड करें बात में कि भाई परम आदेश किनको जारी नहीं किया जा सकता, तो मैं बता दूं आप लोगों को, किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। निजी व्यक्ति या इकाई के खिलाफ या जो किसके राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ भी इसे जारी नहीं किया जा सकता। तो कुछ पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जारी इंपॉर्टेंट होता है, परम आदेश किनके खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता, यूपीएससी जैसे एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकता है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग प्रतिषेध की मामला के रोकना। ये रोकने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि न्यायालय द्वारा जो रोकने का क्या, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रोकना। रोकने का मतलब हो गया न्यायालय द्वारा किसी भी अपने अन्य न्यायालय को, अन्य सार्वजनिक या अधिकरणों को यह आदेश दिया जाता है कि उस कार्य को रोकना, किसी भी कानूनी प्रक्रिया या कार्य को रोकना जो कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक न्यायालय से संबंधित है। ध्यान रखना, न्यायिक और अर्ध न्यायिक न्यायालय को न्यायालय द्वारा, जो राज्य या आप लोग कह सकते हैं उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है अपने अधीनस्थ न्यायालय को कि आप लोगों को ये कानूनी प्रक्रिया रोकनी है। तो ये एक प्रकार की रिट है जो जिसे हम लोग प्रतिषेध के रूप से जानते हैं, ठीक है। उत्प्रेषण। अब आगे की जो रिट क्या कह रहे हैं, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब हो गया संदेश देना। क्या है, संदेश देना। संदेश देने का उत्प्रेषण का मतलब आप लोगों को मैं स्पष्ट भाषा में बता दूं, उच्च न्यायालय द्वारा या न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या अन्य जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान है, उसको ये उत्प्रेषण के माध्यम से सूचना देता है कि आपके पास जो भी लंबित मतलब जो अभी केस पेंडिंग पड़े हैं उसको उनके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए रिट जारी करता है। कौन, न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि जो लंबित पड़े मामलों को बताया जाए, उसकी सूचना दी जाए। तो ये किस क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं, ये उत्प्रेषण रिट के तहत आते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर, अधिकार प्रचार मतलब अधिकार करना। अधिकार प्रचार से मतलब ये हो गया एक प्रकार से अधिकार करना। अधिकार का मतलब ये हो गया किसी भी कार्यालय, सार्वजनिक कार्यालय पर अगर आपके द्वारा किसी प्रकार का अधिकार कर लिया जाता है, ठीक है ना, जो कि एक मंत्री वाला क्षेत्र नहीं होना चाहिए, ये एक अन्य रूप में ना होकर किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी और मंत्री वाला को छोड़कर अगर किसी सरकारी न्यायालय की बात करें तो किसी आप कार्यालय पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, किसी भी कार्यालय पर कि ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है, तो उस समय इसको स्पष्टता को क्लियर करने के लिए अधिकार पर्चा नाम की एक रिट जारी की जाती है, जिसके माध्यम से उसको क्लियर किया जाता है कि आखिर क्या वाकई में आपका दावा है जो सही है या गलत है।
ठीक है ना। इन पांचों रीड का मतलब ये है दोस्तों। आराम से उम्मीद कर रहा हूँ कि एक एक को मैंने सिंगल भाषा में आराम से आप लोगों को आराम से समझ में भी आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है आर्टिकल 33। 32 तो हम लोगों ने बात कर ली। 32 के तहत हम लोगों ने रीड कौन कौन सी जारी होती है उसको समझ लिया है, ठीक है ना। अब बात आ जाती है आर्टिकल 33। अब 33 आर्टिकल क्या कहता है? संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक या अन्य मूल अधिकारों पर यूट्यूब प्रतिबंध लगा सके। ये कह रहे हैं आर्टिकल 30 कह रहे हैं कि जो सशस्त्र बलों पर, जो कानूनी प्रक्रिया सशस्त्र बल है उसमें काम करने वाले, अर्धसैनिक बल वाले या अन्य जो भी किसी न किसी कानूनी भाग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उस पर संसद है जो प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। वो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 33 के। जो इस कार्यों से संलिप्त है। सशस्त्र बल में ऐसा नहीं है कि केवल वो वर्दी पहने हुए पुलिस ही है, इसके अलावा जो इनका मैनेजमेंट देखते हैं, नाई भी हो सकता है, यहाँ के जो खाना बनाने वाला है, उन सब पर भी, क्योंकि ये जो अर्धसैनिक बल होगा इनका एक अलग एरिया होगा। उस एरिया में इनकी जो आवश्यकता पूर्ति करने के लिए सारे एक आमजन की जो आवश्यकताएं होती है वो इनकी भी होती है, चाहे खाना बनाने से लेकर खाना लाने वाला हो या सफाई करने वाला हो या कटिंग करने वाला हो, तो ये सब पर भी लागू होता है। इसलिए ये ध्यान नहीं रखना है कि आप लोगों को केवल सशस्त्र बल, सशस्त्र बल से जुड़े हुए सभी लोगों पर इस प्रकार का प्रावधान है। तो आर्टिकल 33 क्या कह रहे हैं? संसद को यह अधिकार देती है कि जो सशस्त्र बल और सैनिक बलों पर, अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मूल अधिकारों पर किन के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये आम लोगों की कैटेगरी में आते जरूर है, लेकिन जैसे ये सशस्त्र बलों में शामिल होते हैं तो इनके ऊपर कुछ संसद जो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। नहीं तो फिर आप सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार करके वहां पर जो इंफॉर्मेशन है आपके द्वारा लीक की जा सकती है, ठीक है ना। तो वो समझने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए, अच्छे से बैलेंस करने के लिए ये इस प्रकार के संसद का अधिकार है आर्टिकल 33 के ऊपर कि आप लोगों के ऊपर क्या हो, प्रतिबंध लगा सकती है आपके मूल अधिकारों में। अगर आप अर्धसैनिक बल में हो, सशस्त्र बल में हो या अन्य किसी भी कानूनी प्रक्रिया से संलिप्त हो तो आप लोगों पर इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, वो भी संसद के द्वारा, ठीक है ना। वो क्या, वो भी वैलिड है एक तरीके से। तो क्लियर हो गया आराम से आप लोगों को। अब बात आ जाती है 34। 34 क्या कहता है आर्टिकल? मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ। अब आपके दिमाग में, अब एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि मार्शल लॉ शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया गया हो, क्योंकि जनरली सवाल कहीं से भी आप लोगों को पूछ ले तो मार्शल लॉ शब्द आते ही आपके दिमाग में आर्टिकल 34 आना चाहिए। ये मार्शल लॉ क्या, एक प्रकार से कानून का शासन है। अगर सिंपल भाषा में इसके लिए वर्ड यूज किया जाए तो वो क्या है, कानून का शासन है। तो कानून का शासन शब्द का इस्तेमाल या मार्शल लॉ का शब्द का इस्तेमाल है जो आर्टिकल 34 में, आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ शब्द यूज किया गया है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए कि मार्शल लॉ में ये वो कुछ नहीं, बस कुछ थोड़ा ध्यान रखना है। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल इसके बीच में थोड़ा द्वंद रहता है, क्योंकि मार्शल लॉ की स्थिति में आप लोगों को पता है कि मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। ये जो मार्शल लॉ की स्थिति होती है यहाँ पर, इससे क्या होगा, कहीं किसी भी जगह पर जो कानूनी प्रावधान है वो मतलब सैनिक कार्रवाई होती है तो वहां के जो एरिया होता है वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। वो आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, जिसके कारण वहां के लोगों का जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। ये मार्शल लॉ जो काम कर रहे हैं इन पर भी ये चीज लागू होती है। तो इससे क्या होगा, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित हो सकता है आर्टिकल 34 के तहत। अब बात आ जाती है कि जो मार्शल लॉ है क्या पूरे भारत में लगाया जाता है? नहीं दोस्तों, ये कुछ विशेष क्षेत्रों में जहां पर कानूनी प्रक्रिया सही ढंग से नहीं चल रही हो, अगर वहां पर सैनिक कार्रवाई के माध्यम से पुनः बहाल किया जाता है। जो पहले से चल रही अच्छी कानून प्रक्रिया या ढंग से चल रही, सिस्टमेटिक ढंग से जो कानूनी प्रक्रिया चल रही थी उसको बहाल करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। क्लियर है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आराम से आप लोगों को मार्शल लॉ। अब बात आ जाती है दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। मार्शल लॉ अगर राष्ट्रीय आपातकाल के बीच में डिफरेंस करने की कोशिश करें तो डिफरेंस में आप लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल है जो आप लोगों को पता है आर्टिकल 30, दोनों में पहला डिफरेंस है 34 में मार्शल लॉ की बात की गई है और 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात की, उसमें है जो किसी राज्य विशेष पर ना होकर पूरे, ये क्या है केवल सेलेक्टिव क्षेत्र पर है लेकिन वो पूरे भारत में, इससे क्या मौलिक अधिकारों पर प्रभावित होते हैं, बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं प्रभावित होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस है वो अपने आप में पूरा अलग ही है, ठीक है ना। मूल अधिकार दोनों में प्रभावित होते हैं, ये ध्यान रखना है।
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि 34 के तहत जो मार्शल लॉ के रिलेटेड बात की गई वो आराम से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है आर्टिकल 35, केवल संसद को कुछ विशेष मूलाधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ अगर मूलाधिकार दे रहे हैं संसद को विशेष रूप से प्रभावी बनाने के लिए, उसके प्रभाव को बैलेंस करने के लिए, वहां पर या नीडफुल पीपल्स होते हैं उनके लिए कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए संसद को, वो है आर्टिकल 35 के तहत। आर्टिकल 35 में क्या क्या शब्द यूज किया गया, इसके पहले मैं बताऊं, केवल संसद को, मतलब ये क्या कह रहे हैं, संसद को, केवल पार्लियामेंट को कुछ विशेष अधिकार दिए गए मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद को क्या है, कुछ विशेष अधिकार दिए गए जो कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। मूल अधिकारों को क्या है, उसके मूल अधिकारों के प्रभाव को लाने के लिए कुछ कानून बनाने की शक्ति है। अब मैं बता दूं वो है आर्टिकल 16, आर्टिकल 32, आर्टिकल 34, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23। ये जो 5 है इसमें विशेष प्रावधान किया गया है किसके लिए, मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने के लिए अधिकार दिया गया है संसद को। तो आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 के तहत है जो संसद जरूरतमंदों को निवास का स्थान, क्या आप लोगों ने समझे ही है। आर्टिकल 15 में तो ये धर्म मूल वंश जाति स्थान है, लेकिन आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के अवसरों में समानता, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा है धर्म मूल वंश जाति और निवास स्थान की, मतलब निवास स्थान ऐड हो रहा है। तो ये क्या है कि जरूरतमंदों को कुछ विशेष राज्य विशेष में निवास स्थान की सुविधा उपलब्ध करा सकता है, ये विशेष शक्ति है संसद के पास। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 16 में ये प्रावधान है। आर्टिकल 32 में क्या है, जो रीट संबंधित अधिकारिता है उसको बढ़ा सकती है। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ से संबंधित जो युक्त मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 17 है जिसमें अस्पृश्यता, छुआछूत की बात की गई है, तो उसको भी बैलेंस करने के लिए संसद को विशेष कानूनी अधिकार है। और आर्टिकल 22 का मतलब बालाश्रम, जो बाल श्रम से या महिला दुराचार से संबंधित, दुर्व्यवहार या दुराचार से संबंधित बात की गई, वो आर्टिकल 23 में। तो ये 5 आर्टिकल आप लोगों को ध्यान रखना है कि आर्टिकल 35 के तहत जो 5 आर्टिकल जिसमें विशेष, जो संसद को विशेष शक्तियां दी गई, केवल संसद को विशेष शक्तियां दी गई है, जहां पर मौलिक अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है ना, तो ये आराम से आप लोगों को, उम्मीद कर रहा हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स का है वो आराम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो जो थोड़े जरूर छोटे बने, मतलब ना बड़े ना छोटे, एवरेज बने, लेकिन वो चीजें समझने तक के लिए जरूरी है, क्योंकि चीजों को अच्छे से एक बार समझ जाएंगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि किसी और सब्जेक्ट को भी आप लोगों को पढ़ना है मेरे से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी वो डिमांड भी पूरी करूँ। क्योंकि इसके बाद बहुत जल्दी दोस्तों हिस्ट्री लेके आएंगे हम लोग, फिर धीरे धीरे इंस्टेंट है तो मिडिवल है, वो सारी हिस्ट्री अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।